स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये जो सीरीज़ है सिंटैक्स में करेक्शन के लिए है कि सेंटेंस जो भी हमारे सामने होता है उसमें क्या गलती दी हुई होती है, क्या हमें देखना है कि जिससे सेंटेंस को हम करेक्ट लिख सकें, उसकी सीरीज़ चल रही है। तो उसी का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आई होप कि लास्ट वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ चीज़ें आपने समझी कि कैसे हमें किसी सेंटेंस में एरर, गलती को फाइंड आउट करना है। तो अब और ही कुछ सेंटेंस ऐसे देखते हैं और पहचानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में कैसे हमें उसे रेक्टिफिकेशन करना और क्या रूल्स याद रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस जब भी हमारे सामने होगा तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है कि सेंटेक्स जो पार्ट है, इस सेंटेक्स पार्ट में आप सभी जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी, दैट मीन्स कि कहीं पर आर्टिकल की गलती होती है, कहीं पे प्रीपोजिशन की, कहीं पे कंजंक्शन की, कहीं पे वर्ब, कहीं पे एडवर्ब, इन सब की, तो आपको वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को चेक करना होगा हर बार। और जो गलती आपको मिलेगी वो सेंटेंस में तुरंत आप रेक्टिफिकेशन करके सही करके सेंटेंस को लिख देंगे। मोस्टली आपको सेंटेंसेस में एक ही गलती दी जाती है एग्जाम्स में, बट कभी कभी दो गलती भी हो सकती है, बट दो से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद आपको सारे जो ग्राउंड्स होते हैं, सारे जो रूल्स होते हैं, उस पर उसे चेक करना है सेंटेंस को। जैसे शुरू करते सेंटेंस देखते हैं और हर एक में एक नया रूल होगा, नया तरीका होगा, उसको भी सुनते चलेंगे साथ साथ और नोट भी करते चलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारे सामने दिया है, नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पर गलती क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है। लिखा है नितिन और नितिन के बाद लिखा है इज़, तो इज़ नितिन अकेला है, इसके हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे लगी हुई है, तो ये करेक्शन तो है, यहाँ पे सही है। बट आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एन यूनिवर्सिटी। तो अब हमें ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी के पहले एन लगाया गया है, क्या ये सही है? तो इसके रूल को जानने के लिए पता होना चाहिए कि जो का से लेके ज्ञा तक के उच्चारण वाले शब्द होते हैं तो उनके पहले हम लोग एन नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्शन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी बोलते समय या की आवाज़ आ रही है, इसलिए इसके पहले हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि आ का यूज़ करेंगे। तो एक यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ये करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया है और पूरा सेंटेंस करेक्ट है। तो कुछ भी जो चीज़ें हैं, हम जो चीज़ें यहाँ देखते हैं, ढूंढते हैं, तो हमें जैसी कोई गलती मिलती है उसे तुरंत रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है, जैसे यहाँ पर किया। तो अ यूनिवर्सिटी होते ही सेंटेंस पूरा सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लिखा है विपिन इज़ राहुल्स ओल्डेस्ट ब्रदर। अब यहाँ पे ध्यान से सेंटेंस देखें, लिखा है विपिन, विपिन के बाद इज़ लिखा है, तो विपिन के बाद इज़ सही लिखा है। अगर आर लिखा होता तो मान लेते हम गलत, या कोई बहुवचन वाला हेल्पिंग वर्ब लगा होता तो अलग बात थी, बट यहाँ पे इज़ लगा है तो सही है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है राहुल, राहुल में अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाया गया, फिर कहा राहुल ओल्डेस्ट ब्रदर, राहुल का बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन राहुल का अगर भाई होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ओल्डेस्ट जो है उन्हीं के लिए हम यूज़ करते हैं जब हमें ब्लड ना हो जिस व्यक्ति से, यानी खून का रिश्ता अगर जिस व्यक्ति से हमारा नहीं होता है उसी के लिए हम लोग ओल्डेस्ट यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा हम एल्डेस्ट लिखते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य हमसे बड़ा होता है तो वहाँ पर हम उसे बड़ा बताने के लिए एल्डेस्ट शब्द का यूज़ करते हैं, ELDEST। तो ये शब्द हमें लगाना है। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट नहीं एल्डेस्ट होना चाहिए, यहाँ पर ये करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में से देखें, लिखा है मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। तो इसमें हमें बड़े अच्छी सी चीज़ दिखाई दे रही है और बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। प्रेफरेबल एक वर्ड दिया हुआ है और प्रेफरेबल को कभी भी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं लिखा जाता है, मतलब दो कंपैरेटिव डिग्री एक सेंटेंस में नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रेफरेबल लिखा है तो प्रेफरेबल जो है प्रेफर का कंपैरेटिव है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके पहले मोर वर्ड की यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। तो प्रेफरेबल आपको जब भी लिखा दिखे कहेंगे तो यहाँ पर इसके आगे वर्ड का नहीं आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन कॉफ़ी। इस तरह से ये सेंटेंस होना चाहिए जो करेक्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर प्रेफरेबल वर्ड के बाद दैन का यूज़ भी हम लोग नहीं करते हैं। तो प्रेफरेबल के बाद हम लोग टू यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। तो प्रेफरेबल के बाद दैन की जगह पर आप टू लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस होगा मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू कॉफ़ी, तब ये सेंटेंस करेक्शन माना जाएगा, करेक्ट होगा। एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखा है 100 रुपीज़। अब पूरा सेंटेंस है 100 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम ऑफ दीज डेज। तो यहाँ पर हमें पकड़ना है कि क्या गलती है। तो पहले ढूंढना शुरू करते हैं, लिखा है 1 और उसके बाद 100। तो जब 1 लिखा होता है उसके बाद 100 लिखना है, ये तो ठीक है, क्योंकि हंड्रेड्स अगर लिखा होता तो गलत हो जाता, ये एस लग जाता। तो यहाँ पे नहीं लगा है तो दैट मीन्स ये तो सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा है रुपीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से गलत है।
कैसे पता लगाएंगे, ये आप पीछे के वीडियो देखेंगे, रूल्स को शुरू से बिल्कुल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर जगह पर सेंटेंस में बता रहा हूँ तो वो चीज़ आप याद कर सकते हैं साथ साथ, कि रुपीज़ के पहले जब गिनती का प्रयोग कर दिया जाता है तो रुपीज़ नहीं लिखते हैं, रुपी लिखते हैं। तो 100 रुपी होगा, 100 रुपी, ना कि रुपीज़। और इसके अलावा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ है, तो आर नहीं बल्कि यहाँ पे इज का यूज करेंगे, क्योंकि इसे एक वचन बनाना है, क्योंकि लास्ट में लिखा है अ बिग सम ऑफ दीज डेज। अ बिग सम, एक बड़ा अमाउंट। तो जब इसे हम एक कलेक्टिव मान रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिव होते ही ये सिंगुलर हो गया, बहुवचन में नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे इसको सिंगुलर बनाना है और हमें इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगानी होगी। तो हो जाएगा 100 रुपी इज नॉट अ बिग सम, उसके बाद दीज डेज, यहाँ पर सही है, दीज डेज ऐसे ही लिखा रहेगा, तो इस तरह सेंटेंस करेक्ट हो गया। एंड देन लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ही आसान है, काफ़ी बच्चे पहचान सकते हैं इसको, काफ़ी आप इसको पढ़ा होगा आपने बहुत बार। लिखा योर शर्ट इज़ इन्फीरियर दैन माइन। इन्फीरियर छोटा जिसका अर्थ होता है, और इन्फीरियर सुपीरियर, उसके अलावा एक्सटीरियर, ये सब वैसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम दैन का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे टी और टू का यूज़ किया जाता है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर, जूनियर, ये सब वर्ड के बाद में देन नहीं लगाते, यहाँ पर भी हमें टू का यूज़ करना है, टी ओ, तो हम टू लगाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे माइन लिखा है, तो यहाँ शर्ट की तुलना की जा रही है मेरी शर्ट से, मुझसे नहीं, शर्ट की तुलना मेरी शर्ट से की जा रही है। तो जब भी किसी वस्तु की तुलना किसी वस्तु से की जाती है तो हम अपनी वस्तु की बात बताते हैं। लिखा जाएगा योर शर्ट इज़ इन्फीरियर टू, टू के बाद लिखेंगे दैट ऑफ माइन, जो मेरी शर्ट है उससे। तो यहाँ पे आप दैट ऑफ माइन एक वर्ड यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर शर्ट की तुलना करनी है शर्ट से, यानी तुम्हारी शर्ट की तुलना मेरी शर्ट से होनी चाहिए, मगर यहाँ जो सेंटेंस कह रहा है तुम्हारी शर्ट की तुलना मुझसे हो रही है, तो मुझसे यानी लिविंग थिंग की तुलना जो निर्जीव चीज़ है उससे नहीं हो सकती, चीज़ की तुलना चीज़ से होगी। आप पेन की तुलना पेन से करेंगे, पेन की तुलना कभी कपड़े या फिर किसी साबुन से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर शर्ट की तुलना होनी है तो उस शर्ट से होनी चाहिए जो मेरी है, तो दैट ऑफ माइन यहाँ पर जब वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब होगा जो मेरी है शर्ट उससे। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते, लिखा है द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर रीच्ड द स्टेशन। तो इसमें बहुत अच्छा सा रूल है, लास्ट वीडियो मैंने इसे क्लेरिफाई भी किया था, कई बच्चों को मैंने बताया भी था कि जब भी दो सेंटेंस को बिफोर के साथ जोड़ा जाता है और दोनों पास्ट में होंगे तो एक सेंटेंस जो काम पहले हुआ है वो पास्ट के परफेक्ट में बनाया जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में, जिसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो बिफोर के बाद होता है उसे हम पास्ट के इनडेफिनिट में बनाएंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद में सिंगुलर जो वर्ब होगी वो सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से होगा कि द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर, तो स्टार्टेड के पहले हमें हैड लगाना है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड लिखने के बाद बिफोर, और बिफोर के बाद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मान लीजिए कि आप अपने लिए कह रहे हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पे आई, और अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति है तो उसके लिए आप लिख देंगे ही, और कोई और है तो दे, इस तरह से। तो मान लीजिए कि आप पहुँचे स्टेशन, पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी तो आप लिख सकते हैं आई रीच द स्टेशन, कोई और है तो उसके लिए ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, जैसा भी आपके दिमाग में सेंस आता है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का प्रोनाउन यानी यहाँ पे लिख देंगे प्रोनाउन को। तो आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर हुई सभी को। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में मुझे इस चीज़ को ज़रूर तुरंत क्लियरफाई कर देंगे कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आया है। इसके अलावा मैंने बार बार स्टार्टिंग से आपको कहा है कि जो भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं आपको जॉब नोट्स लैब पर इसके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसके प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, और भी एक्सरसाइज आपको काफ़ी मिल जाएंगे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी आगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव लेवल के मटेरियल्स आपको उस वेबसाइट पे मिल जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप समय समय पर अपने लिए हेल्पफुल जो चीज़ें आपकी हों डाउनलोड करते रहें। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इसे जो है और लोगों को भी भेजें, शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे देख सकें। और वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो भी इसमें चीज़ें आपको पॉइंट क्लियर होता है या कोई भी चीज़ आपको अप्रिशिएट करता है तो आप प्लीज़ उसे मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, लिखा है नीदर ही नॉर हिज फादर।
तो यहाँ पे सेंटेंस स्टार हो रहा है, नीदर ही नॉर हिज फादर, ना तो वह ना तो उसके पिता, वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो सेंटेंस कह रहा है कि ना तो वह ना तो उसके पिता एक्सीडेंट में घायल हुए। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है नीदर एंड नॉर। जब दोनों की यहाँ पे बात की जाती है तो दोनों व्यक्ति नहीं होते, नीदर के बाद हमेशा हमें सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर इंजर्ड लिखा हुआ है, तो वर के बाद थर्ड फॉर्म लगी है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब वर की थर्ड फॉर्म लगती है तो इसको हम लोग सेंटेंस को पैसिव में से यूज करते हैं। तो वर के बाद थर्ड फॉर्म का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, मतलब सेंटेंस पैसिव नहीं है। अगर इसको पैसिव ऐसे बनाया जाएगा तो मतलब ये हुआ कि उन्हें घायल कर दिया गया एक्सीडेंट में। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है, ना तो वह और ना तो उसके पिता घायल हुए, ऐसा अर्थ आना चाहिए। तो यहाँ पर वर को हटा देंगे, इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ऐसे पूरा सेंटेंस यहाँ पे बाद वाला लिख देंगे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यू शुड अवेल, यहाँ पे लिखा है ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो अवेल वर्ड लिखा है यहाँ पर अवेल, इसके बाद हमें यू शुड अवेल में यहाँ पर हमेशा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जैसे आई, अगर मैं अपने लिए कोई बात कहूँ और मैं बोलूँ कि मैं खुद ब्रश करता हूँ, तो यहाँ पर आई माई सेल्फ वर्ड यूज करते हुए लिखेंगे आई माई सेल्फ ब्रश, इस तरह से। तो वैसे ही सेंटेंस में जब हम लोग कोई भी वर्ड के लिए खुद की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी वर्ड का जो भी पॉजेसिव केस होता है उसमें हम सेल्फ लिख के इसे लिख लेते हैं, तो लिखता ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव। जैसे माई के साथ सेल्फ लगा देंगे तो माई सेल्फ, आवर के साथ सेल्फ लगा देंगे आवर सेल्फ्स। इसके अलावा हिम के साथ यहाँ पे थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव जो होता है थर्ड पर्सन में, उसके साथ हम लोग सेल्फ लगाते हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के साथ उसका रिफ्लेक्सिव बनता है। तो हर वर्ड का एक रिफ्लेक्सिव होता है प्रोनाउन का। यहाँ पर यू शब्द का रिफ्लेक्सिव होगा तो यहाँ पर भी पॉजेसिव में योर में लगा देंगे योर सेल्फ, तो पॉजेसिव केस कहलाएगा। अवेल जैसा वर्ड जब भी हमें सेंटेंस में दिखाई देगा तो इसके बाद में हमें योर सेल्फ लिखना होगा। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ लिखने के बाद फिर बोलेंगे हम ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तब ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते, लिखा है कि दिस फैन इज़ बेटर दैन एनी पेन ऑफ दिस मेक। तो यहाँ पे एक सेंटेंस का यूज किया गया है दैन लिखते हुए एनी पेन ऑफ दिस मेक, और दिस मेक कहा गया है। दिस मेक का मतलब होता है इसके निर्माण वाली चीज़ें जितनी भी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि यहाँ पे लिखा है दिस, उसके बाद में लिखा है फैन। यहाँ पे फैन नहीं होगा, यहाँ पे पेन होगा, क्योंकि पेन का कंपैरिजन पेन से, अगर इधर पेन करते हैं तो वहाँ भी पेन होना चाहिए, यहाँ फैन करते हैं तो वहाँ भी फैन होना चाहिए, दोनों कंपैरिजन एक ही जैसी चीज़ों का होना है। यहाँ पे लिखेंगे दिस फैन या पेन इज़ बेटर दैन, यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, एनी पेन ऑफ, और पेन ऑफ के बाद आपको यहाँ समझना है, पेन के बाद ऑफ नहीं आएगा डायरेक्ट, पेन के बाद एनी अदर पेन ऑफ दिस काइंड ये लिखना है। तो कंपैरेटिव डिग्री अगर आपने पढ़ी तो कंपैरेटिव डिग्री का ये सेक्शन होता था, वहाँ पे क्या करते थे हम लोग कि कंपैरिजन करते समय देन के बाद एनी अदर का यूज़ करते हैं, और एनी अदर के बाद में उस वस्तु का नाम लिखते हैं जिस वस्तु की बात कर रहे होते हैं। देन के बाद एनी अदर, और एनी अदर के बाद में उस वस्तु का नाम, और फिर ऑफ दिस मेक नहीं बल्कि ऑफ दिस काइंड बोलेंगे, इसके निर्माण का, यानी इसके तरीके वाली चीज़ों का। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। पूरा का पूरा इसमें कंपैरेटिव डिग्री वाला जो एक फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई किया जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखा है मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी हाल ही में एक स्पीच दी है जो भुवनेश्वर में है। तो लेटेस्ट वर्ड स्पीच के साथ कभी नहीं लिखते हैं यहाँ पर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मिसेस गांधी डिलीवर्ड, और डिलीवर्ड के बाद हर लेटेस्ट नहीं बल्कि लास्ट कहा जाएगा। लेटेस्ट मतलब होता है बिल्कुल आखिरी वाला, एकदम तुरंत वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी स्पीच या कोई घटना की बात करते हैं तो लेटेस्ट नहीं लास्ट कहा जाता है। यहाँ पे लेटेस्ट वस्तुओं के लिए कहा जाता है, देखिए जैसे दिस इज़ द लेटेस्ट फ़ोन, आखिरी फ़ोन ही आया है। मगर यहाँ पे स्पीच या किसी घटना की जब बात करते हैं इस तरीके की चीज़ों की, तो वहाँ पे लास्ट वर्ड यूज करना है। तो हम लिखेंगे हर लास्ट स्पीच एट भुवनेश्वर नहीं होगा, यहाँ पे इन भुवनेश्वर होगा, क्योंकि भुवनेश्वर एक बड़ी जगह है। ऐट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई छोटी मोटी जगह हो, जैसे आपका गली या मोहल्ला या कोई स्टेज या कोई पर्टिकुलर एक मंच या जगह, तो वहाँ पे ऐट लगाते हैं। लेकिन किसी शहर की बात करते हैं और ख़ास तौर पे वो बड़ा शहर हो तो उसके पहले हमें इन प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। यहाँ पर भी नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे देखते हैं कि लिखा है द स्ट्रीट्स
ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। तो यहाँ पर स्ट्रीट की तुलना की जा रही है और कहा जाता है स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, इतने तक सेंटेंस सही है। एंड देन लिखा है कि आगे आर वाइडर दैन, और वाइडर दैन के बाद वाराणसी लिखा है। ध्यान से आप समझेंगे बात को तो यहाँ पर क्लियर चीज़ें होंगी। कोलकाता की तुलना वाराणसी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोलकाता की सड़कों की तुलना वाराणसी की सड़कों से करनी है। यहाँ पर कोलकाता की सड़कों की तुलना वाराणसी से हो रही है, तो ऐसा नहीं होना है, बल्कि यहाँ दैन के बाद हम लिखेंगे दोज ऑफ वाराणसी, जो वाराणसी में है। तो सेंटेंस होगा द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता आर वाइडर दैन दोज ऑफ वाराणसी, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर अगर केवल वाराणसी लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वाराणसी से सड़क की तुलना हो रही है, मगर हमें यहाँ स्ट्रीट की तुलना स्ट्रीट के साथ करनी है, तो दोज ऑफ लिखना पड़ेगा इस तरह से, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। ध्यान से सेंटेंस देखें, लिखा है रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो लिखा हुआ है फ्यू, तो फ्यू को हम ऐसे नहीं लिखते, हमेशा द फ्यू लिखा जाता है यहाँ पर। तो द फ्यू रिमार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि पहले वाली कारण ये है क्योंकि हम उस बात को दोबारा से कर रहे हैं, पहले जो बात कर चुके हैं उसी को फिर से कर रहे हैं, इसलिए द फ्यू लिखेंगे। एंड रिमार्क्स लिखने के बाद में फिर लिखेंगे यहाँ पे दैट ही मेड, तो मेड ऐसे यहाँ चल रहा है, फिर उसके बाद होगा वर वेरी सजेस्टिव। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस बाकी करेक्ट है, तो फ्यू के पहले हम लोग द लगा देंगे, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल की गलती थी इसमें। अगला देखते हैं, लिखा इट इज़ अ वर्ड विच रिच हेट पीपल, तो वेयर हेट रिच हेट पुअर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, लिखा है इट इज़ अ वर्ड, तो वर्ड की बात कर रहे हैं जिसका मतलब है संसार, और दुनिया में संसार तो एक ही है, तो आ का कोई मतलब नहीं, इसके पहले आ नहीं लगेगा। ध्यान रखना है कि हमें वर्ड के पहले हमेशा दा लगाना है। इट इज़ द वर्ड हो जाएगा। वेयर, वेयर के बाद लिखा है रिच, केवल रिच लिखा है, तो रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन दुनिया के सभी लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस जगह पर द इसके पहले लगाना ज़रूरी है, जिससे पता चले कि सभी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण प्रजाति की बात कर रहे हैं। तो उसके पहले जब हम दा लगा देते तब ये कंप्लीट होती बात, तो रिच के पहले हम दा लगाएंगे तभी ये पता चलेगा कि पूरी संपूर्ण प्रजाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हेट, और फिर यहाँ लिखा है पुअर, तो पुअर के पहले भी हम दा लगाएंगे, यानी सभी गरीबों की बात की जा रही इसलिए। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा। लिखा जाएगा इट इज़ द वर्ड वेयर द रिच हेट द पुअर, तो 3 बार हमें 3 जगह पर द का यूज़ करना, तब ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखा है थ्रू ही इज़ पुअर दो ही इज़ अ पुअर बट ऑनेस्ट, तो यहाँ पर थ्रो लिखा हुआ है। पहली बात तो ये थ्रो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप लिखेंगे दो, दो का मतलब होता है जबकि वह गरीब, और ही इज़ पुअर, तो ही इज़ पुअर हो गया। और फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी कि दो, यानी THOUGH दो, दो के बाद कभी भी बट नहीं आता है, हमेशा आपको यट का यूज करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप लिखेंगे यट ऑनेस्ट, और यट ऑनेस्ट नहीं होगा बल्कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, यट ही इज़ ऑनेस्ट दो ही इज़ पुअर यट YET यट ही इज़ ऑनेस्ट, इस तरह से सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे कहा जा रहा है योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तो योर सेल्फ एक पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव केस है, और रिफ्लेक्सिव केस को हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं, मतलब उसके अंदर उसका सब्जेक्ट केस जरूर होना चाहिए। जैसे यू है तो यू का ही रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ, आई है आई का रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, अगर किसी लाइन में माई सेल्फ यूज है तो आई का यूज होना चाहिए, योर सेल्फ है तो यू का होना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी वही चीज़ हम ध्यान रखेंगे, और यहाँ लिखा जाएगा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम दोषी हो, खुद दोषी हो, तो हम बाद में उसका रिफ्लेक्सिव लिख देंगे योर सेल्फ। अगर हम इसे ऐसे करते हैं कि यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, तो ये सेंटेंस का सीक्वेंस गलत होगा, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल के बाद में योर सेल्फ पुट करना है, और योर सेल्फ की जगह जो आप अभी लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप यू लिख देंगे, तो ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट माना जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है, तो लिखा है फॉर हेल्थ मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी, तो फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर देखना है हमें यह है कि फॉर हेल्थ पहले वर्ड लिख दिया गया है, तो सेंटेंस का पहले तो फॉर्मेशन गलत हो गया। ये हम जनरली आगे पीछे करके सेंटेंस अगर बातचीत में बोलते हैं तो हो सकता है कभी कभी सामने वाला बात को हमारे समझ जाए, बट अगर हम एक सही अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, सही इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो हमें सीक्वेंस और ग्रामेटिकल चीज़ों को दोनों को समझना होगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो मिल्क लिखेंगे शुरू में और लिखेंगे मिल्क इज़ प्रेफरेबल,
और फिर प्रेफरेबल के बाद देन नहीं लगाते, यहाँ पे लगाएंगे टू। पहले तो ये चीज़ करेक्शन आपको करनी है, तो यहाँ टी हो जाएगा और टी कैपिटल से लिखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। और फिर फॉर हेल्थ लिख देंगे लास्ट में। तो पूरा सेंटेंस होगा मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी फॉर हेल्थ। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। आपको यहाँ पर जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप अपने बुक में इसको सिंटैक्स के रूल को एक बार रिवाइज जरूर करें अगर आपको कहीं और कन्फ्यूज़न होता है। फिलहाल तो आप लगातार अगर वीडियो देखेंगे तो ये सेंटेंसेस देखते देखते आपको करेक्शन करना आ जाएगा कि कहाँ पर कौन से पॉइंट में मिस्टेक है और क्या रूल्स हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो इसके लिए बुक को ज़रूर आप देखें, वहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए उनको भी ज़रूर याद करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस सॉल्व करा पाऊँ, कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा से आपके सामने एग्जांपल्स दे सकूँ इन सेंटेंसेस के, जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो इन सेंटेंस को समझना और उन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे लिखा, आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉन सेंसिकल टॉक्स। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं उसके जो है बेतुकी बातों पर जो है ध्यान नहीं देता हूँ, बेकार की बातों पे। तो यहाँ सेंटेंस लिखा आई डू नॉट पे। यहाँ पर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन इतने वाले में पूरी तरह से गलत है, और यहाँ आई डू नॉट पे द हीड सेंटेंस कभी नहीं लिखा जाता। हमेशा सेंटेंस को हम लिखते हैं आई रिमेन हीडलेस, आई रिमेन हीडलेस। ध्यान दीजिएगा बात को, इतनी बात यहाँ पे जोड़ देंगे, आई रिमेन हीडलेस। यहाँ पे लिखना है रिमेन, REMAIN रिमेन, और हीडलेस में लिखेंगे HEEDLESS हीडलेस। और बाद वाला जितना वाक्य बचा हुआ है ये वैसी की वैसी रहेगा। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आई डू नॉट पे द हीड कभी भी नहीं लिखना है, हमको लिखना है हमेशा आई रिमेन हीडलेस, कि मैं उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। इस तरह से सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट लिखा ही इज़ वेरी प्राउडी। तो ही इज़ वेरी प्राउडी जो सेंटेंस है ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, और इसका रीज़न है प्राउडी वर्ड का होना, एडवर्बियल का होना। ही इज़ वेरी प्राउड सेंटेंस होता है, ही इज़ वेरी प्राउडी नहीं होता है। तो ही इज़ प्राउडी कह सकते हैं, बट ही इज़ वेरी प्राउडी नहीं कह सकते हैं, और ही इज़ प्राउडी भी नहीं होता, ही इज़ प्राउड होता है वर्ड, इसलिए यहाँ पर प्राउड आपको लिखना है, प्राउडी नहीं लिखोगे आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी गलती आर्टिकल की है, सबको लगभग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखते ही सेंटेंस को क्या मिस्टेक है और तुरंत पकड़ सकते हैं इस पॉइंट को। यहाँ लिखा है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो जितनी दिशाएं होती हैं, दिशाओं के नाम के पहले हमें द लिखना होता है, और इसके अलावा यूनिवर्सल जो दुनिया में एक ही चीज़ होती है उनके पहले भी हमें द आर्टिकल यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सन, और फिर होगा राइजेज इन द, फिर ईस्ट होगा, ईस्ट के पहले द लिखेंगे, एंड सेट्स इन द, फिर वेस्ट। ऐसे सेंटेंस ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है काइंड मैन विल पिटी पुअर। तो काइंड मैन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा अ काइंड मैन, कोई भी एक आदमी, अ काइंड मैन। फिर होगा विल, यहाँ पे विल की जगह पर इसके पहले सेंटेंस को हम लिखेंगे, विल नहीं करेंगे, मतलब फ्यूचर में नहीं होगा ये सेंटेंस, कि यहाँ लिखा जा रहा है कि मैन विल पिटी ऑन द पुअर, की दया दिखाएगा, मगर ऐसा नहीं, दिखाते हैं हमें सेंस देता है, दिखाते हैं मतलब प्रेजेंट का इनडेफिनिट सेंटेंस बनाना है। तो हम लिखेंगे अ काइंड मैन, उसके बाद विल पे की जगह हम लिखेंगे टेक्स, टेक्स के बाद लिखेंगे पिटी, और फिर ऑन द पुअर। तो ऑन द पुअर, और द पुअर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गरीब एक नहीं होना चाहिए, सभी की बात करते हैं, और द पुअर से जस्टिफाई करते हैं कि सारे गरीबों की हम बात कर रहे हैं, जितने भी दुनिया में मौजूद है सबकी, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन को कभी बहुवचन में नहीं लिखते हैं, तो ये एस हटा देंगे, और दूसरा इसके बाद आर नहीं लगेगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा है तो इज़ लगाएंगे, एक है तो इज़ लगाएंगे, और ज़्यादा है तो आप आर लगा सकते हैं। तो योर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स कह सकते हैं, या योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स भी कह सकते हैं, दोनों ही केसेस में। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिलहाल तो आप यहाँ पे इज़ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कंसीडर नहीं कर सकते आपके सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है योर इन्फॉर्मेशन इज़ फॉल्स आप लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि हिज पोइट्रीज आर मैस्टिक। तो इस सेंटेंस में बड़ी अच्छी सी चीज़ है कि पोइट्रीज़ कभी वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, पोएम्स हो सकती हैं बट पोइट्रीज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर पोइट्रीज़ वर्ड बिल्कुल गलत है, यहाँ पे पोएम लिखेंगे, और पोएम में एस लगाकर आप इसे बहुवचन बना लेंगे, हिज पोएम्स आर, और फिर मैस्टिक जो वर्ड लिखा है रहस्यमय होती हैं, तो वो लास्ट में आप इसे लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये सेंटेंस तब करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा है आई लाइक वेजिटेबल। तो आई लाइक वेजिटेबल वर्ड नहीं होता, वेजिटेबल हमेशा बहुवचन में लिखा जाता है, वेजिटेबल्स इसे कभी एक वचन में नहीं लिखते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप सिंटेक्स के लेवल में देखेंगे, वहाँ जो वर्ड्स मौजूद है उनको भी याद करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें और आप क्लियर होंगी। बाकी पर्टिकुलर सेंटेंस में चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तो आप यहाँ के यहाँ चीज़ों को याद करते जाएँ,
नज़र के सामने से आपके ये सेंटेंस जब जाता जाएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है कि सम थीफ हैज़ रॉब्ड माई वॉच। तो सम थीफ, जब सम वर्ड यूज किया गया तो थीफ सिंगुलर में नहीं होगा, यहाँ पे इसे बहुवचन बना के लिखेंगे सम थीफ्स, और थीफ्स के बाद में फिर हैज़ नहीं आएगा, इसके बाद आपको हैव लगाना है, यानी ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। फिर रॉब्ड मतलब लूटना होता है, और यहाँ पे चोरी की बात की जा रही है। सम जब कह दिया, जब पता ही नहीं है तो रॉब्ड कभी नहीं होगा। रॉब्ड जब होता है जब पता होता है हमें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सम थीव्स हैव, और फिर स्टोलन वर्ड यूज करेंगे रॉब्ड की जगह। एंड माई वॉच नहीं लिखेंगे, स्टोलन अवे, फिर लिखेंगे माई वॉच। तो स्टोलन का मतलब है चोरी कर ले गए, अवे का मतलब छीन कर, तो यहाँ पे स्टोलन अवे वर्ड लिखने के बाद फिर लिखेंगे माई वॉच, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ एन यूजफुल बुक। तो यूज़फुल बोलते समय आपके मुंह से अगर जो शब्द निकलता है उसको ध्यान देंगे, तो लिखा है य, तो यहाँ पर एन नहीं लगना चाहिए, इसके पहले आ लगाएंगे, तो दिस इज़ अ यूजफुल बुक, इस तरह सेंटेंस सही होगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि माई फ्रेंड इज़ अ ग्रेट ट्रबल, इज़ इन अ ग्रेट ट्रबल। तो इस सेंटेंस में देखेंगे लिखा है यहाँ पर इन अ ग्रेट ट्रबल, तो इन के बाद आ नहीं लगना है, यहाँ पे लिखा जाएगा माई फ्रेंड इज़ इन ग्रेट ट्रबल। एक ट्रबल में नहीं है बल्कि वो ग्रेट ट्रबल में है, ये लिखा जाएगा। इसके पहले जो आर्टिकल यूज़ है आ का वो हटा देंगे, इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू बश अनसीन। तो फुल मैनी, अब यहाँ पे फुल मैनी लिखा है, उसके बाद आ फ्लावर्स, यहाँ तक सेंटेंस सही चल रहा है, फिर लिखा है आर, तो फुल मैनी आर के बाद आर यूज है, ये वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे फुल मैनी अ फ्लावर कहा जा रहा है। आ का वर्ड जब भी यूज हो जाता है तो चाहे यहाँ बहुवचन ही क्यों ना लिखा हो तब भी इसे एक वचन मानेंगे, इसीलिए यहाँ पे इज आ जाएगा। तो फुल मैनी अ फ्लावर्स, इस तरह सेंटेंस होगा, फिर लिखेंगे इज और फिर बॉर्न टू बश अनसीन, तो यहाँ पे तब सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी चीज़ क्लियर है सभी को। जो भी सेंटेंस है देखिए, देखते देखते आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, और तभी आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ पर है और कैसे हमें उसे रेक्टिफिकेशन करना है, सुधारना है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस वर्क है, तो इट इज़ दे लिखा हुआ है, इट इज़ दे के बाद यहाँ पे हैज़ लिखा है, तो या तो आप यहाँ पे हैव लगाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, तो तभी ये सेंटेंस सही होगा। जैसे मान लीजिए लिखा है इट इज़ दे, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ही हु, और उसके बाद हैज़ डन दिस वर्क, सही होगा। और अगर आप यहाँ पे हैज़ को रहने देना चाहते हैं, यहाँ पे हैव दे को रहने चाहते हैं, तो हैव को चेंज करना पड़ेगा, हु हैव डन दिस वर्क, इस तरह से होगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई हैव हर्ड द न्यूज़ एन आवर्स एगो, तो यहाँ पे लिखा आई हर्ड, आई हैव हर्ड नहीं होगा, मैं सुन चुका हूँ नहीं, बल्कि लिखेंगे आप आई हर्ड, मैं सुना, मैंने सुना, द न्यूज़ एन आवर एगो, एक घंटे पहले मैंने खबर सुनी, तो मैं एक घंटे पहले खबर सुन चुका हूँ। आई हैव हर्ड सेंटेंस नहीं बनाया जाएगा, बल्कि यहाँ पे टाइम का, समय का एक चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हर्ड द न्यूज़ एन आवर, और एन आवर के बाद में लिखेंगे हम यहाँ पे एगो की जगह पर बिफोर। एगो का हम समय का प्रयोग तब करते हैं जब प्राचीन की कोई बात होती है, बहुत पहले की बात होती है, तब के केस में। यहाँ कुछ देर की बात चल रही है, इसलिए बिफोर की जगह पर हम एगो की जगह पर बिफोर लगाएंगे, ये करेक्शन होगा। लास्ट सेंटेंस में देखते हैं, लिखा है कि ही वॉज absent एट द एग्जामिनेशन, तो ही वॉज absent एट द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही वॉज absent, तो ही वॉज absent द एग्जामिनेशन के जगह पर हम लिखेंगे ही हिमसेल्फ, और फिर लिखेंगे वॉज absent एट द एग्जामिनेशन, तो वो खुद absent था एग्जामिनेशन में, ये अर्थ आना चाहिए, इसलिए इसके में हम लोग रिफ्लेक्सिव का एक रोल प्ले करेंगे यहाँ पे चीज़ें। देखिए, अगर आपको कहीं पे ये कन्फ्यूज़न होता है कि कोई भी पॉइंट कैसे आया, कोई भी चीज़ ऐसी कैसे आई है, तो वीडियो को आप रिमाइंड करके एक बार फिर से सुने, वहाँ पर मैंने क्या चीज़ बताई है। यहाँ पर मैं केवल सेंटेंस को करेक्शन करा रहा हूँ, जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर वो चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक से कब कौन से रूल को कहाँ रखा जाता है, कौन सी चीज़ों को पुट किया जाता है, ये सिंटेक्स के पार्ट का हिस्सा है, और सिंटेक्स को मैंने बहुत ज़ीरो से पढ़ाया हुआ है, तो आप लास्ट के वीडियो जो सिंटेक्स के हैं उनको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको ये और क्लियर से हो जाए कि कैसे सेंटेंस में रेक्टिफिकेशन करना है। तो आई होप कि आज के इस छोटे से लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एक ऐसे वीडियो के साथ। नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।